So good evening friends, welcome to Azure for Tech. हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। आते रहें, अपनी अटेंडेंस लगाते रहें, फिर हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। लाजा बाबू। चलिए, एक दो मिनट वेट करेंगे, सभी साथी आ जाएं, फिर स्टार्ट करेंगे ना। आज देखिए, आपने पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट किया सेशन। 19 लाइक्स, 19 लाइव वॉचिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ गए हो स्पर्श बाबू, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। गुड इवनिंग। ठीक है कीर्तन जी, और ठीक है बिल्कुल। दिलीप के नाम चेंज क्यों किया वैसे? हाँ, ठीक है, ऐसे ही आप देखो, लाइक्स बताते रहोगे, बढ़ते रहेंगे। तुमने नाम ही ऐसा रखा, दिल जले यार, क्या तुम अच्छा नाम रखो कुछ, हमें ये नाम पसंद नहीं है। ठीक है, नाम इतना खराब लेकर आए हो, फिर कहते हो कि नाम नहीं लेते। हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विमल भारती, जयदीप वर्मा, जोगराज प्रसाद, जादू। लाइन से जे वाले ज्यादा हो गए, जोगराज, जयदीप, जादू, देव गौड़। अच्छा, थीसिस सबमिट कर रहे थे एमटेक के, बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते आ रहे हैं ना, आते रहेंगे सभी लोग। स्टार्ट कर देते हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। गुड इवनिंग बहन जी, डॉन हूँ मैं, डॉन। गुड इवनिंग डिम्पल जी। गुड इवनिंग। ईएससी वाले बच्चे निकल निकल के आ रहे हैं। एक दिन क्यूआरपी का डोज ना ले तो दिन अधूरा अधूरा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट प्रोमिनेंट। अभी ठीक हो गया ना? अब तो नहीं हो रही बफरिंग? तो ईल्ड जोन नहीं होता है, इसी वजह से आप किसकी बात करते हो? प्रूफ स्ट्रेस की बात करते हो, क्योंकि ईल्ड पॉइंट क्लियर नहीं होता, तो हम ईल्ड स्ट्रेंथ नहीं बता पाते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर में कोई दिक्कत थी, वो लाइन ठीक करने के लिए आ रखे हैं, इसलिए हो सकता है बीच में इंटरमिटेंट बफरिंग हो जाए। ठीक है, टू मेजर स्ट्रेन, स्ट्रेन रॉसेट्स आर यूज्ड। किस तरह की स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेन रॉसेट यूज करते हैं? याद रखिएगा, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन रॉसेट जो आप लगाते हो, ठीक है, मान थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पर। तो इनसे आपको कौन सी स्ट्रेन मिलती है? एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3। तीन डायरेक्शन में आपको लीनियर स्ट्रेन मिलती है।
और इन लीनियर स्ट्रेन के थ्रू आप लोग, ठीक है, ये आप कह सकते हो इसे एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन 45, 3 इक्वेशंस को यूज करके आप 3 अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका लीनियर, देखो मेजर हम लोग याद रखना लीनियर स्ट्रेन करते हैं स्ट्रेन लॉसेट से, फाइंड आउट आप शेयर स्ट्रेन भी कर सकते हो, क्योंकि जो इक्वेशन होती है उसमें आप शेयर स्ट्रेन भी आती है गामा एक्स वाई, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप मेजर जो करते हो वो लीनियर स्ट्रेन करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग। A localized compressive stress at the area of contact between two members is known as, ठीक है। तो मेंबर्स के जो कांटेक्ट एरिया होते हैं उन पर हम लोग जो स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगती है उसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। बट बियरिंग स्ट्रेस क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर आप एक क्यों दे रहे हो भाई? यार कंप्रेसिव स्ट्रेस कभी शेयर हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कभी भी शेयर हो सकती है क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो सकती है? क्रशिंग हो सकती है। तो जब बियरिंग ऑप्शन में नहीं है, जब बियरिंग ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? बी पर टिक करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेस, अ लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू मेंबर्स। तो ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन नॉट बी शेयर, कंप्रेसिव स्ट्रेस या तो क्रशिंग बोलोगे या बियरिंग बोलोगे, बियरिंग ऑप्शन में नहीं है, दैट इज वाई क्रशिंग शुड बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्रश को क्रश इसीलिए करते हैं क्या? बहुत से लोग क्रश के चक्कर में क्रश हो जाते हैं, मेरे ख्याल से इसीलिए क्रश बोलते हैं। एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, इफ अ रिजिडली कनेक्टेड बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज कूल्ड द कॉपर बार विल बी सब्जेक्टेड टू। तो क्या होता है, कॉपर का आपको मालूम है कि जो अल्फा होता है वो स्टील से ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, ठंडा होने पर श्रिंक होना चाहेगा, बट इसके साथ की जो स्टील है वो इसको श्रिंक होने नहीं देगी, तो बाहर क्या लगाएगी, इस पर टेंशन लगाएगी, तो आंसर क्या होगा? टेंशन होगा, ठीक है, टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 72 लाइक्स, वेरी गुड। If a material has identical elastic properties in all directions, it is said to be। निकल जाओ बाहर क्लास से, देर से आने वालों के लिए जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और वो भी इतने बड़े दांत दिखाते हुए। गुड इवनिंग। If a material has identical elastic properties in all direction, it is said to be। हाँ जी, क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। सभी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम होती है तो ऐसे को आइसो, देखो कितना बहुत डिमांड है इस क्वेश्चन की। और होमोजीनियस क्या होता है? जब कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है तो होमोजीनियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेन एनर्जी U caused by bending is given by the relation, ठीक है। तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी होती है सभी को मालूम है, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई। चलिए अगला सवाल। इफ द डेप्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम बिकम्स। अगर हम डेप्थ को हाफ कर देते हैं तो बीम की स्ट्रेन एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो अभी हमने पीछे देखा क्वेश्चन में कि एनर्जी क्या थी, इंटीग्रेशन mx² dx अपॉन 2ei। तो यार डेप्थ बदलने से ना तो मोमेंट बदलेगा ना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होने वाला है। डेप्थ चेंज करने से क्या होगा, डेप्थ चेंज करने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये रहेगा 1/b/d³/12। अब ये डेप्थ आधी कर रहे हैं तो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 8। जब मैं d को dy2 लिखूंगा तो 2³ का 8 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर इज 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8, a prismatic beam of uniform flexural rigidity EI is simply supported over a length L. If a moment m is applied at one support, the resulting bending strain energy is. अब प्रिज्मेटिक बीम ऑफ, अब ये देखो बीम का टाइप नहीं बताया हुआ आपको, बीम का टाइप नहीं बताया। प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI यानी सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड दिया हुआ है। और यहां पर मान लीजिए आपने m का मोमेंट लगाया हुआ है, यहां पर m का मोमेंट आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो m मोमेंट की वजह से यहां पर जो रिएक्शन आएगी वो नीचे की ओर आएगी r, और r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपके पास m/l। r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, m/l हो जाएगा। ठीक है, लेंथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं। अब यहां से जब मैं x डिस्टेंस पर मोमेंट लिखूंगा तो mx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m माइनस m/l इंटू एक्स। ठीक है भाई, ये पॉजिटिव m आएगा और इसकी वजह से नेगेटिव आएगा। अब स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन mx² dx m² प्लस m² अपॉन l² x² माइनस का 2m² x अपॉन l, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब वो थोड़ा सा वो लाइन पे वर्क चल रहा है इसलिए बीच में बफरिंग थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है, एक्चुअली जैसे ही मैं क्लास लेने आया बिल्कुल उसी समय आए थे वो। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा उसी की वजह से ना, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हो गया, जो वर्क था वो क्लियर हो गया, अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा m² x प्लस ये हो जाएगा आपके पास m² अपॉन l² इंटू x³ अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा 2m² अपॉन l इंटू x² अपॉन 2। और कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर l तक। तो पहले तो आप क्या करो, पूरे में से m² तो बाहर आ जाएगा, x के प्लेस पे l पुट करेंगे, माइनस ये हो जाएगा आपके पास l/3, क्योंकि यहाँ l रखूंगा, l³ से l² कैंसिल, l/3 बचेगा।
और माइनस फिर यहां पर हम लोग रखेंगे तो एम स्क्वायर बाहर चला गया, 2 से 2 चला गया, और यहां पर मैं एल स्क्वायर अपॉन एल रखूंगा तो क्या आएगा, एल आएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये प्लस का आएगा एक्चुअल में। तो ये आपके पास आएगा एम स्क्वायर एल अपॉन 3। तो आप सबको जानकर ताज्जुब होगा कि 1/2e इंटू इंटीग्रेशन आया एम स्क्वायर एल अपॉन 3, एम स्क्वायर एल अपॉन 3। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei, एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei। क्या सभी का आंसर सी आया था इसका? क्या सभी का आंसर सी आया था? सी कितनों ने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का? सभी आंसर दे रहे थे डी, एम स्क्वायर एल अपॉन 2ei, एम स्क्वायर एल अपॉन 2ei, डी 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 डी, सब ने आंसर डी, डी या बी, किसी का भी आंसर सी नहीं आया, जबकि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, सी होगा इसका। ठीक है, अब इसका वजह क्या है, क्योंकि आपने किताब में देखा, किताब में आंसर जो है वो डी दिया हुआ है, और इन्होंने क्या कर दिया, केवल एक्सियल वाले से कंपेयर करके आंसर दे दिया, इतने महान है भैया। सिंपली सपोर्टेड बीम है, कैंटिलीवर नहीं है, ये आंसर गलत है। ये आंसर तब सही होता आपका जब बीम आपकी कैंटिलीवर बीम होती। अगर कैंटिलीवर बीम होती तो कैंटिलीवर बीम में किसी भी डिस्टेंस x पर जो mx होता है वो आपका कांस्टेंट होता है m। तो अगर मैं अब इसके लिए सॉल्व करता तो ये हो जाता एम स्क्वायर एक्स अपॉन एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei, 0 से l। अब मुझे मालूम है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एम स्क्वायर अपॉन 2ei कॉमन, और dx का हो जाएगा x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एल अपॉन 2ei। तो ये जो रिजल्ट होता है ये कैंटिलीवर के लिए होता है, ये जो रिजल्ट होता है ये कैंटिलीवर के लिए होता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इज फॉर कैंटिलीवर नॉट फॉर सिंपली सपोर्टेड। अब बीम आपकी क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट दोबारा से समझते हैं। ठीक है, तो सवाल में क्या है, जो बीम दी हुई है वो आपको सिंपली सपोर्टेड दी हुई है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम के एक एंड पर मोमेंट एम लगा हुआ है। देखो लिखा हुआ है इफ अ मोमेंट एम इज अप्लाइड एट वन सपोर्ट, एक सपोर्ट पर एम है। अगर दोनों सपोर्ट पर एम होता तब भी आपका आंसर वो हो जाता है ना, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट लगे होते दोनों, तो हम कहते हैं कि थ्रो प्योर बेंडिंग का केस हो जाता। तो एम इज अप्लाइड एट वन सपोर्ट, द रिजल्टिंग बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई और एक सपोर्ट पर एम का बेंडिंग मोमेंट लगाए, तो आपको मालूम है जो रिएक्शन आती है वो एम बाई एल आती है। अगर मैं इस सपोर्ट को ए मान लूं और इस सपोर्ट को बी मान लूं, और बी सपोर्ट के अबाउट अगर मैं मोमेंट को 0 करता हूं तो क्या लिखूंगा, एम माइनस आर एल इज इक्वल टू 0। तो एम आर बराबर एम बाई एल आता है, ये तो बता रखा है। ठीक है, तो आपके पास एम एक्स की वैल्यू आ गई। किसी भी डिस्टेंस एक्स पर जब मैं बेंडिंग मोमेंट लिखूंगा तो यह आएगा एम माइनस एम अपॉन एल इंटू एक्स रिएक्शन के। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ei, 1/2ei बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन में एम एक्स की जगह रखा ये, इसका हो गया स्क्वायर और dx। अब मुझे बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इंटीग्रेट करने के लिए भैया इसका स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, स्क्वायर ओपन किया तो m का m स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। अब यहाँ से सभी में क्या है, एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर सब में है, उसको कॉमन ले लिया। x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ठीक है, एम स्क्वायर का इंटीग्रेशन एम स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सॉल्व किया तो ये एल से ये खत्म हो गया, ये आया एम स्क्वायर एल अपॉन 3। अब एम स्क्वायर एल अपॉन 3 वहां रखेंगे तो 1/2ei पहले से था, एम स्क्वायर एल अपॉन 3 ये आ गया, तो आंसर आ गया एम स्क्वायर एल अपॉन 6ei। बहुत बढ़िया डिम्पल, वेरी गुड वेरी गुड। एक शॉर्टकट बताया डिम्पल ने कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर m मोमेंट लगाते हैं
तो यहां पर जो स्लोप होता है, यहां पर जो स्लोप होता है, वाह वेरी गुड, ये थीटा, थीटा बराबर क्या होता है बेटा, एम एल अपॉन 3 आई, एम एल अपॉन 3 आई। अब आपको मालूम है, हाँ ये बता दिया डिम्पल ने, बहुत आसान तरीका बता दिया। तालियां डिम्पल जी के लिए, तालियां बजाई जाए आज। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन 3। अब आपको मालूम है कि जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ, मतलब वर्क डन, वर्क डन जब भी ग्रेजुअल लोड लगता है या मोमेंट लगता है तो वर्क डन होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, या हाफ इंटू एम इंटू थीटा। तो हाफ मोमेंट कितना है एम, और थीटा कितना है एम एल अपॉन 3 ei। तो जो एनर्जी होगी वो कितनी रहेगी, एम एल स्क्वायर अपॉन 6 ei। भाई साहब तालियां जोर की बजनी चाहिए, थोड़ी हल्की फुल्की नहीं, ठीक है। वास्तव में बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि देखो इतने बड़े क्वेश्चन को कितनी आसानी से, कितने सिंपल तरीके से हो गया, है ना। अच्छा आप सेम क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लो हम ये कहते कि सिंपली सपोर्टेड बीम ही होती, लेकिन मोमेंट अगर दोनों एंड पर एम लगा होता, दोनों एंड पर। अच्छा सूरज नहीं बताया, तो सूरज के लिए भी तालियां, सूरज भी ऐसे ही चमकते रहे, एज फॉर टेक का नाम रोशन करते रहे। कहाँ है भाई सूरज, कहाँ तुम्हारा, कैसे मिस हो गया कमेंट। हाँ सूरज यादव जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिक्स्ड क्यों मानोगे यार, फिक्स्ड क्यों मानोगे बेटा, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा, अब जो बेंडिंग मोमेंट होगा इसमें थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा, तो अब यहां पर आप लगा सकते हो एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ei। ठीक है, तो इस वाले केस में, इस वाले केस में जो एनर्जी होगी वो होगी एम स्क्वायर एल अपॉन 2 ei। क्यों, क्योंकि अब जो एम रहेगा वो आपका क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। हाँ जी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अच्छा 101 हो गए, बहुत बढ़िया। तो आपको मालूम है कि एक एक मेंबर की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एक्सियल लोड में पी स्क्वायर एल अपॉन ए। अब जो पिन जॉइंटेड फ्रेम होता है उसमें सारे के सब में क्या आता है, एक्सियल लोड आता है, भैया इसी पर सिग्मा लगा देंगे। अब पी की जगह क्या लिख देंगे, एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a ही होता है ना, पी स्क्वायर एल अपॉन 2a ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की रॉड है, सवाल करते हुए तोड़ मत देना, गिलास रॉड है, ध्यान से करना सवाल, कभी टूट ना जाए, हाथ में लग गई तो, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अ ग्लास रॉड हैविंग एन इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ 90 gigapascal and Poisson ratio 0.2 will have its bulk modulus। बल्क मॉड्यूलस बता दीजिए इसका जल्दी से, बीच बीच में रुक क्यों जा रही है साउंड। हम बोलना बंद कर दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो 270 अनिल कुमार, नहीं बेटा, आंसर इज 50, बहुत बढ़िया। तो क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बिल्कुल, और आंसर आपका आ जाएगा 50, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, E इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना आ जाएगा आंसर। ठीक है,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इतना इंस्टेंटेनियस जोक मारा था सवाल पे, कोई हंसा ही नहीं, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। चलो खैर अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जॉब टेम्पररी, कौन सी जॉब टेम्पररी है बालक? चलिए बढ़ते हैं। A circular silicon carbide rod exhibiting an elastic modulus of 450 gigapascal under a uniaxial stress of 450 megapascal. The strain energy density. Strain energy density. हाँ जी, क्या होगी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी? तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर देंगे। बी आ रहा है सभी का आंसर, वेरी गुड। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी यू जो होती है वो सिंपल सा आपके पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या इसी को आप लिख लो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, क्योंकि एप्सिलॉन को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई, है ना। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ई एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। मान लो शुभम आपका सिलेक्शन हो गया, आप पढ़ाने भी पहुंच गए, आपसे पढ़ाया ही नहीं गया, आप बोर्ड पर खड़े होकर लिख ही नहीं पाए सही से, तो क्या होगा? निकाल देंगे। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, आपने अगर सेटिस्फैक्टरी इस टर्म को कंप्लीट कर लिया उसके बाद में पक्के हो गए। नेहा ये भी सही है, जल्दी बताइए। इन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स अपीयर। पहला लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दूसरा इलास्टिक लिमिट, सी यील्ड पॉइंट, देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, देन पॉइंट ऑफ रप्चर। द करेक्ट, अरे इन्होंने तो मेरे ख्याल से लाइन से सब सही दे दिए, भगवान इनका भला भला करे। देखो आपको परेशानी नहीं किया। सबसे पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट आती है, फिर आपका यील्ड पॉइंट आता है, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, बाद में पॉइंट। ए बी सी डी यही सुनना चाहते थे क्या हमसे? ए बी सी डी ई हो गया, है ना। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अंडर कंप्रेशन लोडिंग what would be area under the stress strain curve represent? ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर, बस यहां पर क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो जो एनर्जी मिलेगी वो पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, which type of cross section can attain yield moment but not the plastic moment before failure by plate buckling? 14, जो भी आंसर दें इस तरह से दीजिएगा इसका आंसर। 14 का क्या आंसर है? 14 का आंसर क्या है?
14A, 14B, 14C, 14D। तो सही जवाब सभी का क्या होगा? सेमी कॉम्पैक्ट। बट फिर भी हम सारे सेक्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है प्लास्टिक सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन में क्या होता है? जो मोमेंट होता है वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होता है, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होता है, और यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकती है। ठीक है। जो आपका कॉम्पैक्ट सेक्शन होता है, इसमें मोमेंट तो आपका प्लास्टिक मोमेंट तक पहुंच जाता है, बट प्लास्टिक हिंज नहीं डेवलप हो सकती। ठीक है। और आपका जो सेमी कॉम्पैक्ट होता है, इसमें जो मोमेंट होता है वो यील्ड मोमेंट से तो ज्यादा होता है, बट प्लास्टिक मोमेंट तक नहीं पहुंच पाता, इतना डेवलप नहीं हो पाता। और जो सिलेंडर सेक्शन होता है, ये क्या होता है? यील्ड पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही बकलिंग के थ्रू फेल हो जाता है। इसमें यील्ड पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पाते, उसके पहले ही क्या करते हैं? बकल करके फेल हो जाता है। ठीक है। तो प्लास्टिक सेक्शन में प्लास्टिक मोमेंट तक पहुंच जाओगे, प्लास्टिक हिंज भी डेवलप हो जाएगी। कॉम्पैक्ट में प्लास्टिक मोमेंट पर पहुंच जाओगे लेकिन हिंज डेवलप नहीं होगी। सेमी कॉम्पैक्ट में मोमेंट यील्ड पॉइंट से ज्यादा पहुंचा जा सकता है, बट प्लास्टिक मोमेंट तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके पहले सेक्शन फेल कर जाएगा। सिलेंडर सेक्शन में जो मोमेंट रहेगा आपका फेलियर के टाइम पर, वो यील्ड मोमेंट से ही कम रहेगा। व्हाट इज यील्ड मोमेंट? तो आपका जो यील्ड मोमेंट होता है, ये होता है एफ वाई इंटू इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। और आपका जो प्लास्टिक मोमेंट होता है, ये क्या होता है? एफ वाई और इंटू जेड पी। ठीक है। इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आपको मालूम है आई अपॉन वाई मैक्स होता है। प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस आपको मालूम है ए वन वाई वन बार, या जब एरिया तो सेम ही होता है तो ए बाई टू वाई वन बार प्लस वाई टू बार। ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब प्लास्टिक मेंबर क्या होता है? पी से प्लास्टिक, पी से परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया। तो इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब ऐसे सवाल केवल टाइम खराब करते हैं, एग्जाम में कर तो आप लोग ही। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है। तो पहला सही है गलत है? पहला सही है गलत है? तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन अभी यहां पर इसको टिक मत लगाना, क्योंकि ए पर दे रखा है, अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। द स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सही बात है। सी कह रहा है हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट। तो सी जो है यही आपका आंसर है, क्योंकि सी 100% गलत है। सी 100% गलत है। ठीक है। तो वैसे हमें मालूम है कि आइडियली स्पीकिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इलास्टिक लिमिट एंड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑल आर सेम। ठीक है। तो सी के सामने हम क्या करेंगे? ए को सही मान लेंगे। वैसे होता नहीं है कि सी के सामने ए सही हो, ए के सामने सी ही सही होती है, बट ठीक है, यहां पर मान करना पड़ेगा हमें ना। तो हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू दी ब्रेकिंग पॉइंट, यही गलत है। नागालैंड वाले अभी क्लास 11 तक चल रहे हैं, कोई नागालैंड का तो बुरा मत मानना, क्योंकि आगे भी एक सवाल है, उसमें भी आपको यही दिखेगा। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टेनेसिटी? ये गुजरात वाले अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। टेनेसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। टेनेसिटी इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? कि आप मेटल से वायर बना सकते हो, बट वायर कब बना सकते हो? जब बहुत ज्यादा खींचने पर भी मेटल टूटे ना। तो एक तरीके से क्या है, ये टेंशन में अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताती है। टेंशन में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट वे में सवाल पूछा गया है।
पहले मैंने सवाल लिया, मैंने कहा छोड़ देता हूँ, ये तो सबको मालूम है। मैंने कहा यार ऑप्शंस तो अच्छे हैं इसके, इसको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ एट विच स्टील फेल्स अंडर रिपीटेड लोड एप्लीकेशन इज नोन एज, है ना? हाँ जी, इसको बताइए। तो रिपीटेड लोड में क्या होता है? एंड्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, एंड्योरेंस लिमिट या फटीग स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉपर्टी वाई विच अ मेटल रजिस्ट इंपैक्ट लोड, डक्टिलिटी, टफनेस, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी। टफनेस, ठीक है। अगर कोई मेटल टफ है तो वो क्या करता है? इंपैक्ट लोड, इंपैक्ट लोड के थ्रू एनर्जी गेन हो जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, the maximum stress that can be applied to a material for an infinite number of cycles of repeated stress without causing failure is called, ठीक है। तो ये 2 सेकंड के क्वेश्चन है, केवल रिवीजन के लिए। क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन मैंने यूपीपीएससी यही में आए हुए हैं, इसने कंसीडर कर लेके चलो, थोड़ी फील आ जाएगी कि यूपीपीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हल्के फुल्के क्वेश्चन थे, सब आए हुए। अगला सवाल, अगला सवाल, a metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid supports। 100 mm लेंथ का कोई मेटेलिक बार है जिसको 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में रखा गया, एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 10 डिग्री सेल्सियस इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन इतना, एक्सपेंशन, एंड द यंग्स मॉड्यूलस इतना है, स्ट्रेस इन द बार क्या होगा? स्ट्रेस बराबर रहेगा ई एल्फा डेल्टा टी। एग्जाम में जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना, अगर फ्री दे दिया ना तो 0 आंसर होगा, बट यहां पर देखो 0 अगेन क्या है? ऑप्शन ए पर दे रखा है, तो 0 होने के चांसेस कम है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर फंसाना चाहता है 0 रख कर, इसलिए ए पर ही रख देता है, लेकिन उसे नहीं पता, हमें भी ये बात मालूम है ठीक है। तो आई एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या आ गया? 12 आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मुझे एक और बात याद आ रही है, तुम कहोगे आज सर पता नहीं क्यों इतने पीजे सुना रहे। एक्चुअली क्या, मैं 2010 की बात है, तो मुझे एक दोस्त से मिलने नोएडा जाना था, ठीक है। अपने कॉलेज से नोएडा जाना था, तो वहाँ जो एड्रेस है वो कुछ ऐसे अल्फा बीटा करके हैं, तो वो एड्रेस लिख रहा था कि बीटा 21 पे आ जा। अब मोबाइल में उस समय ये स्मार्टफोन तो मतलब कम ही थे, वो सिंपल फोन थे मैसेज वाले, तो बीटा का सिंबल नहीं था, बीटा का सिंबल नहीं था, वो लिख रहा था BETA बीटा और 2 पर आ जा, ऐसे करके। अब हम दोस्तों में करते हैं बेटा बेटा करके, मतलब मजाक में बेटा, और आपको मालूम है और भी हमारे कुछ दोस्तों में खास वर्ड चलते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये नालायक कहना क्या चाह रहा है अब वो लिख रहा है कि बीटा 2 पे आ जा, वो एड्रेस एड्रेस बता रहा है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ बेटा, तो अल्फा बीटा हो गया। चलिए, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही बात है, तो पहला सही है, पहला सही है, तो ये दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। नाउ हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, तो दूसरा यहां पर क्या हो गया? आपका गलत हो गया, जब पहला सही है तो पहले क्या आ गया? दूसरा गलत है। अच्छा, बताया था पहले मैंने, अब मुझे अचानक याद आ गया, अल्फा का बता देता हूं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ऑलवेज लेस देन द इलास्टिक लिमिट, ये सही बात है। तो पहला और तीसरा ही आपके क्या हो गए? एक सेकेंड, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ईदर इक्वल टू और लेस देन इलास्टिक लिमिट। क्या क्या यार, यहां पर फंस गए, क्या क्या जाए? ए या सी? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज ईदर इक्वल टू और लेस देन इलास्टिक लिमिट। मेरे ख्याल से फोर्थ हमने पढ़ा नहीं, फोर्थ इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि अभी आपको बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट को क्या मान लेते हैं? बहुत बार सेम मान लेते हैं।
बहुत बार सेम मान लेते हैं। और ये कहां पर होगा, ये इसमें होगा जब आपका जो मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक प्लास्टिक है। जब इस तरह का होगा तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि यही पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट है और यही पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये ग्राफ्स हम लोग पढ़ते हैं ना इलास्टिक प्लास्टिक के लिए। बेटा इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल के लिए, इलास्टिक प्लास्टिक के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको लीनियर इलास्टिक मानते हैं और यहां से सीधे प्लास्टिक मानते हैं, राइट। इसमें वो वाला यील्ड प्लेट्यू होता ही नहीं है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, यहां पर इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया, सेम हो गया। फोर्थ में क्योंकि तीसरा अपने आप आ गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज ईदर इक्वल टू और लेस देन इलास्टिक लिमिट। तो तीसरा पॉइंट चौथे के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। और ये इस वाले ग्राफ से आपको क्लियर भी हो गया। ये ग्राफ हमसे पूछे जाते हैं, इलास्टोप्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, लीनियरली इलास्टिक, अभी आएंगे भी। अभी मैं और क्वेश्चन लाया हूं इसी तरीके से आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, चिंता मत कीजिए। इस वाले ग्राफ से क्लियर हो गया, इस पॉइंट में यही पॉइंट आपका इलास्टिक लिमिट है और यही पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। लेकिन अगर मैं ये वाला ग्राफ कंसीडर करता हूं तो इसमें आपका ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी और ये आपका इलास्टिक लिमिट यहां पर पहले आ गया। पक्का समझ में आ गया, बड़े आगे। यार अब तो नहीं होना चाहिए भाई कंफ्यूजन, अगर ये ग्राफ हमने देख लिया अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ प्रस्थान किया जाए दोबारा से। देख रहे हो कितने महान है, 2 रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अच्छा रोड्स भी हो सकता है ना, हो सकता है क्या, 2 rods of different materials having coefficient of linear expansion alpha 1 alpha 2 and Young's modulus E1 E2 respectively are fixed between 2 massive walls। तो 2 सड़कों को हमने massive walls के बीच में फिक्स कर दिया है। The rods are heated, अच्छा रॉड है यार, ये रोड नहीं है, ओ हट नहीं। Undergo the same increase in temperature. There is no bending of the rods if alpha 1 is to alpha 2 is to 2 equals to 2 is to 3. The thermal stresses are equal. What is the ratio of E1 to E2, है ना। तो भैया E1 alpha 1 delta T1, E1 alpha 1 delta T1 is equals to E2 alpha 2 delta T2, क्योंकि स्ट्रेस बराबर है। लेकिन डेल्टा T1 और डेल्टा T2 भी क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन E1, है ना। तो E2 अपॉन E1 क्या हो गया, 2 अपॉन 3, लेकिन हमसे तो E1 अपॉन E2 पूछा है ना, तो उल्टा हो जाएगा 3 अपॉन 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3:2। ये वैसे भी कहिए रिवर्स इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अरे अभी पहली बार बुक पब्लिश हुई है ना ये, तो अभी ये थोड़ी बहुत गलतियां रहेंगी, वो अगली बार सही हो जाएंगी। A steel bar ABC of uniform cross section 100 mm square is suspended vertically and loaded as shown in figure. If the lower end of bar C does not move when loads are applied, neglect self weight, then the value of force P, E दे रखा है इतना। तो कह रहा है हमने यहाँ पर लोड P लगाया और यहाँ पर लोड यहाँ पर लोड 15 लगाया, यहाँ पर P लगाया और ये पार्ट अपनी जगह पर ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा। तो आपको P की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, ये जो 15 का लोड है ये क्या कर रहा है, इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है।
और P क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेशन इज इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, इलोंगेशन बोल देंगे, कंप्रेशन इज इक्वल्स टू इलोंगेशन बोल देंगे। अब देखिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर अगर 15 लगेगा तो यहां पर ऊपर भी क्या लगेगा, 15 लगेगा। अब यहां पर अंदर की ओर लग रहा है P और बाहर की ओर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बाहर की ओर लगेगा 15। तो इस बार पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, P माइनस 15। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, पी एल अपॉन ए। तो 15 इंटू एल कितना, 30 अपॉन ए इज इक्वल्स टू पी माइनस 15 इंटू एल कितना 50 और अपॉन क्या ए। एरिया वीडिया की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एरिया थ्रू आउट सेम है, अब यहां वैल्यू पुट करने जरूरत ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, इसको काटा 9 और 15 और 9 24, P बराबर कितना हो गया 24। P इज इक्वल्स टू कितना हो गया 24, 24 ही आ रहा है आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now every material obeys the Hooke's law within its elastic limit, plastic limit, limit of proportionality। आंसर क्या, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। A bar of brass is enclosed in a steel tube। इसको आप खुद करो जरा, इसको जरा खुद से करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। छब्बीसवें का डी होगा, डी आ रहा है सभी का। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ का ए भी आ रहा है, ठीक है, ए भी आ रहा है। चलो अब बाल को अगर मैं सवाल पढ़ने से रुक गया था तो आपको सवाल थोड़ा सा और सवाल पर विचार करना चाहिए था। सवाल समझो क्या है, सवाल कह रहा है बार ऑफ ब्रास इज एनक्लोज इन अ स्टील ट्यूब, और ये सवाल मैंने पहले करवाया हुआ है। एक स्टील ट्यूब है और स्टील ट्यूब के अंदर एक ब्रास की रॉड है इस तरीके से, राइट, ये। तो अब सवाल में क्या कह रहा है कि अब बार ऑफ ब्रास इज एनक्लोज इन अ स्टील ट्यूब एंड इज रिजिडली फास्टेंड एट बोथ द एंड्स। रिजिडली फास्टेंड का मतलब क्या होता है, फास्टनिंग होती है रिवेट के थ्रू, बोल्ट के थ्रू या बेल्डिंग के थ्रू। तो बेटा यहां पर एंड पर क्या कर दी गई है, बेल्डिंग कर दी गई है। सपोर्ट्स के बीच में फिक्स नहीं किया है, आप पढ़ लेते हो उसको कि सपोर्ट के बीच में, सपोर्ट के बीच में फिक्स नहीं किया है, इनको इस तरीके से कर दिया है कि इन दोनों को एक जीना मरना एक साथ, इनकी जो फाइनल पोजीशन होगी दोनों की वो सेम होगी। इलोंगेट करेंगे तो दोनों करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे तो दोनों करेंगे, समझ गए, दोनों के एंड्स को एक साथ रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज मोर देन दैट ऑफ स्टील। अब अल्फा ब्रास जो है वो ज्यादा है अल्फा स्टील से, तो सिंपल सी बात है भैया, ये क्या करना चाहेगा, ज्यादा इलोंगेट होना चाहेगा, लेकिन स्टील क्या कर देगा, इसे रोक देगा, इसके अंदर कंप्रेशन। स्टील कम इलोंगेट होगा तो ब्रास क्या करेगा, इसे बाहर की ओर खींचेगा, तो स्टील के अंदर टेंशन और ब्रास के अंदर क्या, कंप्रेशन। ठीक है, तो BCST, तो टेंसाइल इन स्टील ट्यूब एंड कंप्रेशन इन ब्रास बार। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
और आप कह रहे दोनों में कंप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी फिक्स नहीं मानना है। तो इट इज जस्ट लाइक बाईमेटेलिक स्ट्रिप। अगर दो सपोर्ट्स के बीच में रखा होता है इसको, तो दोनों में कंप्रेशन आता। क्यूआरपी का एक फायदा ये भी है, अब ये क्वेश्चन हमें आते होते, लेकिन सोचो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए और एक छोटी सी कंफ्यूजन की वजह से आपको जहां 3 नंबर मिलने चाहिए थे वहां एक चला जाए, 4 नंबर बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। ABCS, बहुत बढ़िया, अवेकस। नाउ in case of brittle materials the ratio of ultimate compressive stress to ultimate tensile stress is। तो देखो कास्ट आयरन, कंक्रीट, ये सब क्या है, ब्रिटल मेटल है, इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो टेंसाइल से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो रेशियो क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। अगला सवाल, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मीन्स, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस मीन्स। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन था, है ना, ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं या हाई कार्बन स्टील वगैरह, उसमें यील्ड प्लेटिव नहीं होता, यील्ड पॉइंट मालूम नहीं चलता, तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेस एट विच इफ अनलोडिंग इज मेड देयर विल बी 0.2% परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, यानी कि क्या है कि जब हमने स्ट्रेस अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो आपका इनिशियली ग्राफ ये था, यहां तक गया और फिर ये कर्व हो गया। अब आपने यहां के बाद में लोड को हटा दिया, तो लोड हटाने पर स्ट्रेन 0 होनी चाहिए थी, बट स्ट्रेन 0 नहीं होती, हमें इतनी मिनिमम स्ट्रेन मिलती है, और ये मिनिमम कितनी स्ट्रेन है, 0.2%, 0.002। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन आंसर इज सी। अगला सवाल, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, यानी कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। अच्छा हाँ, कल सोम की मैराथन है जितेंद्र सर सिविल वाले चैनल पर। ठीक है, तो 2 क्लासेस हैं, एक 10 बजे है सुबह में और एक 2 बजे है। ठीक है, 2 क्लासेस हैं टोटल, और ज्यादा बड़ी नहीं है, 2 2.5 घंटे की है, तो 4.5 या 5 घंटे में पूरा सोम रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा देना, पूरा सोम आपका 4.5 से 5 घंटे में जो है वो रिवाइज हो जाएगा जितेंद्र सर सिविल वाले चैनल पर। ठीक है, तो पहली मैराथन वहां पर, मतलब सोम की पहली बार मैराथन हो रही है ना, तो उसको हिट करो आप लोग कल। चलिए, अच्छा वहां पर एक वीडियोस का फायदा है कि मैं सारी वीडियोस वहां पर क्या कर रहा हूँ, एडिट करके डाल रहा हूँ, तो ये बीच में हम जो बातें होते करते हैं ना, ये भी मैंने रिमूव कर दिया, ताकि जो बाद में देखे, बाद में देखने पर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। ये नहीं कि वेलकम बैक मयंक चौधरी, कहाँ गायब थे बालक? लाइक वाइक तो आज ही कर देना उस पर, कल सुबह जब वो, तब तक 100 लाइक तो पहुंच ही जाए कम से कम। हाँ, लाइक्स की 100 की तो सेंचुरी पूरी कर देना। चैनल पर कैसे पहुंचना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट लगा रखी है, उसके थ्रू, और आपको क्यूआरपी के पुराने सेशन सब्जेक्ट वाइज सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील वहीं मिलेंगे। ठीक है, पुराने क्यूआरपी भी वहीं मिलेंगे। हाँ, ये सोम की मैराथन हुई नहीं है ना पहले, एक तरह से नई मैराथन है आपके लिए। ना हुक्स लॉ होल्स, अब देखो अपर यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक। अब क्या करोगे, अब यहां पर इलास्टिक लिमिट को ही मानना पड़ेगा। अच्छा, बातें डिलीट ना करें, मोनोटोनस रहेगा। चलो देखते हैं, अभी वहां पर सिर्फ आरसीसी की मैराथन हुई है, कल सोम की हो जाएंगी,
उसके बाद में शायद स्टील, फिर धीरे धीरे बाकी मैराथन भी वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, बातों के लिए एक अलग से शेड्यूल निकाल लेंगे, जैसे पहले करते थे ना, कुछ मतलब ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया करेंगे, थोड़ा सा भी जरा चीजें और स्ट्रीमलाइन हो जाएं, वेबसाइट वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा सिंह कपिल शर्मा का शो छोड़ के यहां आ गए। नाउ चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन टेबल। तो पहले आप कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे, ऑप्शंस बाद में दिखाएंगे। चलो सिलेक्शन हो गया जेई में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए पहला जो ग्राफ है वो आपका परफेक्टली प्लास्टिक है, तो पी जो है वो 4 से मैच करेगा। क्यू अभी पता नहीं रिजिड प्लास्टिक है या क्या है। आर हमारा कंफर्म है कि 1 से मैच करेगा, इलास्टिक। नहीं, आर आपका 3 से मैच करेगा, क्योंकि 3 क्या दे रखा है, इलास्टिक एंड देन परफेक्टली प्लास्टिक। तो ये इलास्टिक हो गया और उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक हो गया, तो आर आपका मैच करेगा 3rd से। देन ये क्या, रिजिड प्लास्टिक। देखो रिजिड का मतलब होता है कि आप स्ट्रेस लगाओ बट स्ट्रेन ना आए, स्ट्रेस अप्लाई करो बट स्ट्रेन ना आए। मयंक तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, ठीक है, उस ग्रुप के रिगार्डिंग। हाँ बेटा क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द गिवन टेबल। करेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब इनको मैच कराना है बाद में, मैच दी फॉलोइंग, ये इसके ऑप्शंस है, इनके अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, तो देखो रिजिड का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो बट स्ट्रेन नहीं है, तो यहां तक स्ट्रेन नहीं है, रिजिड है। और उसके बाद में क्या है, प्लास्टिक। तो एस किससे मैच करेगा, सेकंड से। अब आपका बचा क्यू, तो क्यू किससे मैच कर रहा है, 1 से, कि भाई यहां तक इलास्टिक और उसके बाद प्लास्टिक। तो आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा 4 1 3 2, 41 32, 41 32। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया बालक, बी हो गया। ठीक है, हालांकि पी और आर सी हो जाता क्वेश्चन ये, तो प्यार से क्वेश्चन हो जाता है ना। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो बड़े प्यार से क्वेश्चन हो गया पी एंड आर से। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा वालों का सवाल है ये, संभाल के करना। HPPSC AE 2016। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला है। JPSC को लेकर भैया आज तो नहीं करना कॉल सुनील कुमार, कल कर लेना दिन में। क्या सबका सही आ रहा है यार, ऐसा कैसे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर इज सी, Z डायरेक्शन। विच क्वांटिटी विल नॉट बी जीरो, विच क्वांटिटी विल नॉट बी जीरो फॉर अ प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम इन XY प्लेन। तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब में आपने ये डायरेक्शन सपोज कीजिए आपके पास क्या है, X है, और ये डायरेक्शन जो है आपके पास ये Y है। जब मैं X और Y डायरेक्शन के अलोंग, लाइक 141, बहुत बढ़िया, बढ़ाते जाइए ऐसे। तो ध्यान दीजिए बच्चे, जब मैं X के अलोंग इसे खींचूंगा और Y के अलोंग खींचूंगा, स्ट्रेस लगाऊंगा, तो Z के अलोंग चेंज आएगा नहीं आएगा,
जेड के अलोंग चेंज आएगा नहीं आएगा, आप ये बताओ। देखो आंसर ठीक है, बट कॉन्सेप्ट भी समझना साथ में, फॉर्मूले से भी समझेंगे और क्वालिटेटिवली भी पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन स्ट्रेन। बेटा प्लेन स्ट्रेन का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगी घटेगी तो एप्सिलॉन एक्स आपका मिलेगा, वाई डायरेक्शन में लेंथ घट या बढ़ सकती है तो एप्सिलॉन वाई आपको मिलेगा, और साथ ही साथ यहां पर क्या हो सकता है, टाउ एक्स गामा एक्स वाई मिल सकता है। यानी कि अगर प्लेन स्ट्रेन है तो प्लेन स्ट्रेन में आपको एप्सिलॉन एक्स मिलेगा, एप्सिलॉन वाई मिलेगा और गामा एक्स वाई मिलेगा, ये तीन स्ट्रेन मिलेंगी। एप्सिलॉन जेड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस लगाता हूं तो पॉइजन रेशो के इफेक्ट से जेड डायरेक्शन में लेंथ पक्का बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आएगी, जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आएगी, समझ गए। तो अगर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आ गई तो प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन तो रही नहीं, तो मुझे जेड डायरेक्शन की स्ट्रेन को खत्म करने के लिए, जेड डायरेक्शन की स्ट्रेन को खत्म करने के लिए जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर जेड डायरेक्शन में अगर ये लेंथ डिक्रीज कर रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, और अगर जेड डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज कर रही है ड्यू टू पॉइजन रेशो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगानी पड़ेगी। तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन मेंटेन करने के लिए एक्स वाई प्लेन में प्लेन स्ट्रेन कंडीशन मेंटेन करने के लिए जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही मयंक। टू प्रिवेंट द डिफॉर्मेशन अलोंग जेड डायरेक्शन स्ट्रेस विल जनरेट इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है तो एप्सिलॉन जेड 0 होना चाहिए, दिस इज जेड, एप्सिलॉन जेड 0 होना चाहिए। व्हाट इज एप्सिलॉन जेड, इट इज सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस, जब हम लोग जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन लिखते हैं तो एप्सिलॉन जेड ये क्या होता है, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस का म्यू टाइम सिग्मा एक्स अपॉन ई और माइनस का म्यू टाइम सिग्मा वाई अपॉन ई। यहां से मैंने माइनस का म्यू कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस का म्यू अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई और इज इक्वल टू 0। निगेटिव वाली टर्म राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो गई। अब देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों तो 0 हो नहीं सकते, चलो मान लिया सिग्मा वाई 0 हो गया तो सिग्मा एक्स नॉन 0 होगा, सिग्मा एक्स 0 होगा तो सिग्मा वाई नॉन 0 होगा, और म्यू 0 होता नहीं है ना इंजीनियरिंग में, जो भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि म्यू इज नॉट 0, राइट। तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा जेड आपका 0 नहीं हो सकता। केवल एक ही केस में सिग्मा जेड आपका 0 हो सकता है, जब म्यू 0 हो, दैट इज फॉर कॉर्क, दैट इज फॉर कॉर्क। तो यहां से भी आपका क्लियर हो गया, सिग्मा जेड इज नॉन 0। ठीक है, सिग्मा जेड इज नॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 32वां सवाल। बत्तीसवां क्वेश्चन, ठीक है चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। इफ ई जी के एंड म्यू represent the elastic modulus, shear modulus, bulk modulus and Poisson's ratio respectively of a linear elastic, isotropic and homogeneous material। सब लिख दिया भाई साहब ने। And if you need to express the stress strain relationships completely for this material, at least all the four must be known, Eg and mu must be known, Ek and mu must be known, any two of the four must be known। आंसर डायरेक्ट वे में बेसिकली क्या पूछा है, दो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, दो डिपेंडेंट होते हैं, कोई से भी दो मालूम चल गए, कोई भी दो मालूम चल गए तो बाकी तो मालूम चल ही जाएंगे। तो 32वें का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 लाइक 151, क्या बात है 151, वेरी गुड। देखो ये होता है, अब पॉजिटिव बताओगे तो पढ़ाने वाले का भी हौसला बढ़ता है, और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होता है उनको भी समझ में आता है, भूल गए हम भी कर देते हैं।
और डिसलाइकर की तो जलती है, वो तो अलग ही है। ठीक है, चलो तो इसको कीजिए। 33 का सबका आंसर आ गया, अरे रटे पड़े हैं सब पहले से, इतनी जल्दी। चलो पहले करवाए जा चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपसे स्ट्रेस पूछिए। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का ये है, तो जब मैं यहां सेंटर पर स्ट्रेस निकालूंगा तो क्या आ रही है, एसेंट्रिसिटी आ रही है, एसेंट्रिसिटी आ रही है। तो यहां पर जब हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया। तो लोड पी है और एरिया कितना रहेगा, बी इंटू डी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, डी है। और प्लस क्या होगा, एम बाई जेड, एम बाई जेड, एम क्या लगेगा, पी इंटू, अब देखो एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, डी बाई टू, एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, डी बाई टू होगी। नए बच्चों के लिए तो बताना पड़ेगा ना, डी बाई टू। तो ये मोमेंट आ गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए और प्लस एम बाई जेड, बहुत तेज हो गए, प्लस एम बाई जेड, पी इंटू डी बाई टू, और अपॉन क्या, जेड क्या होता है, बी डी स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी डी प्लस 3p अपॉन बी डी। जब ये 6 ऊपर जाएगा, 2 से कटेगा 3 बचेगा, डी से कैंसिल, 3p। तो बेटा 3p अपॉन बी डी और p अपॉन बी डी क्या हो गया, 4p अपॉन बी डी। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो फाइनल सेक्शन है वो आपका ये बना, ये है b और ये है d, और लोड का लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली ये है p। तो जब मैं इस लोड को यहां पर सेंटर पर शिफ्ट करूंगा, जब मैं इस लोड को सेंटर पर शिफ्ट करूंगा तो साथ ही साथ क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा P इंटू डी बाई टू का। ठीक है, तो जब स्ट्रेस लिखते हैं इस केस में तो एरिया और प्लस एम बाई जेड, और जो मोमेंट होता है वो होता है P इंटू एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है P डी बाई टू। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग के केस में क्या होता है, मेटीरियल अंडरगो चेंजेस इन एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सही बात है। लेकिन भैया एक बात बताओ, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन, ये तो प्राइमरी पहचान है। स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन करना हार्ड पड़ जाता है, राइट। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, यहां पर पॉजिटिव स्लोप और फिर दोबारा, तो यहां पर स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, 34 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इज वेल। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विद इन इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब करने को हम लोग क्या बोलते हैं। हाँ जी, 35 का बताइए जल्दी से, याद रखिएगा 35 का होगा डी, रेजिलियंस। जो टफनेस होता है ना, ये फ्रैक्चर पॉइंट तक होता है। टफनेस क्या होता है, टोटल, इलास्टिक लिमिट तक होता है रेजिलियंस, रेजिलियंस। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रेस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज कितना, ट्वाइस द स्ट्रेस व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। किसी लोड को आप ग्रेजुअली अप्लाई करो या सडनली अप्लाई करो, सडनली अप्लाई के केस में जो स्ट्रेस आती है वो डबल आती है। ठीक है, अनुज कुमार यादव, बेटा कौन सा एक्सप्लेन करें, आप कल सोम की मैराथन देखना, वहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, यील्ड पॉइंट क्या होता है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, इलास्टिक हार्डनिंग क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होती है। ठीक है, तो
इनिशियली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के, उसके बाद में स्ट्रेस नहीं बढ़ती लेकिन स्ट्रेन बढ़ती है। इस पॉइंट के बाद क्या होता है, अब अगर आपको स्ट्रेन बढ़ानी है तो और ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, मतलब डिफॉर्म करना क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो स्ट्रेन हार्डनिंग बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग बोल देते हैं। तो ट्वाइस। इसका भी पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, कल की शायद मैराथन में आपको मिल जाएगा। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, तो स्ट्रेन आपको मालूम है यूनिटलेस डायमेंशनलेस, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ESC 2020 में आया है। A steel bar of 2 meter long, 20 mm wide and 15 mm thick is subjected to a tensile load of 30 kilonewton. If Poisson's ratio is 0.25 and Young's modulus is 200 gigapascal, an increase in volume will be. वॉल्यूम में चेंज बताना है, वेरी गुड। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, ये होती है आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई और इंटू क्या 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज को आप लिख सकते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी अपॉन बी, ये हो जाएगा एरिया इंटू एल इज इक्वल्स टू। अब देखो केवल टेंसाइल लोड 30 किलोन्यूटन लगाया तो सिग्मा बाई सिग्मा जेड 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बचेगा, उसका पी अपॉन ए ई कर सकते हो और इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब यहां से आपका क्या देगा, एरिया से एरिया कैंसिल आउट, डेल्टा भी आपको फाइंड आउट करना है, पी आपको गिवन है, एल आपको गिवन है, ई आपको गिवन है 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां से डेल्टा वी बराबर हो जाएगा पी एल अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। पी एल अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, पी आपको मालूम है, एल आपको मालूम है, ई आपको मालूम है, म्यू आपको मालूम है। वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ और सभी का आंसर आ भी गया, वेरी गुड 150। ठीक है, ऐसे मत करना बस, इसमें टाइम लगेगा एग्जाम में कि पहले आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालोगे और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी अपॉन वी करके करोगे, ये लेंथी तरीका है। उधर से क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड से एरिया कैंसिल आउट, सीधे डेल्टा वी मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, when a round bar material with diameter of 37.5, length 2.4, Young's modulus 110, shear modulus इतना, stress for 2.5 mm, bulk modulus will be nearly, इतना सारा डेटा दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो। आपका मालूम है E बराबर क्या होता है 2g इंटू 1 प्लस म्यू और E इज इक्वल्स टू क्या होता है 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। तो आपको क्वेश्चन में यंग्स मॉड्यूलस E दिया है 110 और शेयर मॉड्यूलस G दिया है आपको 42। तो E दिया है, G दिया है, यहां से आपका क्या देगा, म्यू आ जाएगा और म्यू की वैल्यू को आप यहां पुट कर देना और E भी आपको गिवन है, K निकल के आ जाएगा। एक तो आप ऐसे कर लो म्यू निकाल कर, दूसरा तरीका क्या है कि आपको भी सीधे सीधे फॉर्मूला मालूम है, E बराबर 9 किलो बटा 3 किलो, तो 9 kg अपॉन 3k प्लस G। यहां पर E G मालूम है, K आ जाएगा और सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 96। ये भी ESC 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज हमने 40 क्वेश्चन का टारगेट तो पूरा कर लिया, अभी आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। U1 and U2 are the strain energies stored in a prismatic bar due to axial tensile force P1 and P2 respectively. The strain energy U stored in the same bar due to combined action of P1 and P2 will be. ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है P स्क्वायर L अपॉन 2E,
अगर हम दोनों लोड को एक साथ लगा दे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर L अपॉन 2A। और जब हम लोग P1 और P2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, P1 स्क्वायर L अपॉन 2A प्लस P2 स्क्वायर L अपॉन 2A और प्लस 2P1 P2 L अपॉन 2A। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये U1 हो जाएगी, ये U2 हो जाएगी, और ये टर्म आपकी क्या है, एक्स्ट्रा है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी क्या मिलेगी, बढ़ जाएगी अगर दोनों लोड को क्या लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। दोनों लोड्स को क्या लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप इससे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बल्कि जो एग्जैक्ट रिलेशन हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट U1 U2, जहां तक ये बनेगा। ये वाला 2 आपका बाहर रह जाएगा और इस पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। ठीक है, यही बन जाएगा एग्जैक्ट रिलेशन भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीप ऑफ अ मटेरियल इज, व्हाट इज क्रीप? तो इट इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग। ठीक है, सस्टेन लोडिंग पर समय के साथ जो डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होता जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लोड्स शेयर्ड बाय पार्ट ए बी एंड बी सी ऑफ द बार शोन बिलो। एक बार दे रखा है जो दो सपोर्ट्स के बीच में क्या है, फिक्स्ड है, और यहां पर आपने कुछ पी लोड लगाया। ठीक है, तो ये जो ए बी पार्ट है ये, और इसमें जो लोड शेयर होगा, उसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो ये वाला पार्ट कंप्रेशन में होगा तो यहां पर एक कंप्रेसिव रिएक्शन आएगी, और ये वाला पार्ट टेंशन में होगा तो यहां पर टेंसाइल रिएक्शन आएगी। तो यहां जो ये आर ए आपके पास आता था, ये आता था P इंटू दूसरी साइड की डिस्टेंस यानी कि L/3 एन अपॉन टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल, तो ये आ जाएगा P/3, और ये होता था P इंटू दूसरी साइड की डिस्टेंस 2L/3 और अपॉन ये हो जाएगा 2P/3। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो इसका क्या है, डबल। ठीक है, तो उल्टा रेशियो रहेगा 1:2। आंसर इज D 1:2। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस डेवलप होते हैं ये डिस्टेंसेस के या लेंथ के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये डिस्टेंस डबल है इसकी, तो इसके अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो हाफ डेवलप होगा दूसरी साइड का। ठीक है, तो डिस्टेंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को। 43, the strain energy stored in a solid circular shaft under pure torque per unit its volume, shear stress Q and modulus duty C is expressed। तो क्या होता था, टाउ मैक्स स्क्वायर अपॉन 4G, है ना। इन्हें एक ऑप्शन 2 वाला रखना था, अपॉन में 2 रखा ही नहीं, तो यही आंसर है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो Q स्क्वायर अपॉन 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन, the principle of superposition is valid only for any elastic material, all matters, linearly elastic materials, homogeneous materials। तो 44 का क्या होगा, लीनियरली इलास्टिक। क्यों होता है लीनियरली इलास्टिक, तो इसको देखना, डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, PL अपॉन ए। तो मान लीजिए हमने जब P1 लोड लगाया तो डेल्टा L1 क्या मिलेगा, P1L अपॉन ए। डेल्टा L2 क्या मिलेगा मुझे, P2L अपॉन ए।
अब सुपरपोजिशन का मतलब होता है दोनों लोड को अगर एक साथ लगा दूं तो डिफॉर्मेशन सेम मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं जरा, अगर हम दोनों लोड को एक साथ लगा दें अलग अलग ना लगाकर, तो टोटल लोड कितना रहेगा P1 प्लस P2 और इंटू एल अपॉन ए। जरा इसको अलग अलग करके लिखें तो क्या आएगा P1 एल अपॉन ए और प्लस क्या आ गया P2 एल अपॉन ए। तो हमने क्या देखा कि जो डेल्टा एल आया वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आ गया। यानी कि दोनों लोड को इंडिविजुअली लगाओ या दोनों लोड्स को एक साथ लगा दो, जो डिफॉर्मेशन है वो क्या है, सेम है ना, या उनके समेशन के बराबर है। ये चीज स्ट्रेन एनर्जी में नहीं थी, क्योंकि वो जो फंक्शन था वो पी के स्क्वायर का फंक्शन था, और स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक। बट जो डिफॉर्मेशन है वो लोड का लीनियर फंक्शन है, इसकी पावर 1 है ना। इस वजह से आप ये प्रिंसिपल क्या है अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर इलास्टिक, लीनियर वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पावर क्या है 1 है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, a steel bar is heated from 20 to 35 degrees Celsius and it is free to expand, then bar will have। ठीक है, तो 45 का ए हो गया, अगर फ्री है तो नो स्ट्रेस यानी कि जीरो स्ट्रेस। इस क्वेश्चन को कीजिए रहा, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्टी सिक्स, volumetric strain of a sphere of diameter increasing from d1 to d2 is equal to। फोर्टी सिक्स का बी हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम ऐसा करना चाहें कि हमें मालूम है जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस की टर्म में लेंगे, डायमीटर वैसे कर लेंगे। V2 क्या हो जाएगा 4/3, यहाँ R1 कर लो पाई R2 क्यूब। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा V2 माइनस V1। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना रहेगा डेल्टा V अपॉन बी। तो ये हो जाएगा आपके पास इंक्रीज कर रहा है, तो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। अगर आप यहां से सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैंने फिलहाल रेडियस की टर्म में कर दिया। वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको मैं यहां से यहां ले आता हूं। तो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो dB चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 टाइम्स डी आर अपॉन आर। इसको ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 3 टाइम्स डी इंटू 2r अपॉन 2r। तो 3 टाइम्स चेंज इन डायामीटर अपॉन डायामीटर, इनिशियल डायामीटर याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि नीचे हमने इनिशियल से डिवाइड किया। तो चेंज कितने का आ रहा है d2 माइनस d1 का, और था कितना d1 था। ठीक है, तो 3 टाइम d2 माइनस d1 अपॉन d1, ये इस तरह से आएगा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 163, 164, 50 क्वेश्चन है, 100 200 तो नहीं करवा पाओगे। देखते हैं 170 प्लस कितना होता है। एक सेकेंड जरा, मम्मी जी का कॉल, क्या कह रही है सुन लें, तब तक आप सवाल करो। हाँ जी, अगला सवाल। If a circular rod having Poisson ratio mu is subjected to an axial pull and if the strain is E, then the lateral strain will be। ठीक है, if a circular rod having Poisson ratio mu is subjected to an axial pull and the strain is E,
तो लेटरल स्ट्रेन के लिए क्या करेंगे, माइनस का म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मुझे भी जरा जाना है, अब फटाफट जल्दी जल्दी 2 क्वेश्चन और है, करते हैं, हाफ सेंचुरी पूरी करके जाते हैं। लेट द स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल रॉड बी अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाय। आपके पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड की लेंथ में जो स्ट्रेन है वो अल्फा है, और डायमीटर में जो स्ट्रेन है वो बीटा है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछी हुई है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछी हुई है, तो इसके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है वो होती है एप्सिलॉन एक्स प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन वाई, या एप्सिलॉन लेंथ प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन डायमीटर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। याद रखने का तरीका सिंपल सा, कि वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। अब देखो एल की पावर 1 है, तो जब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखूंगा तो एल की पावर 1 है, इसलिए एप्सिलॉन एल एक बार आएगा। डायमीटर की पावर 2 है, इसलिए ये वाली जो स्ट्रेन आएगी वो 2 बार आएगी। ये क्या आएगी, 2 बार आएगी। समझ गए क्यों आएगी, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले लेंथ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेसिकली जो डीवी हम लोग लिखते हैं, तो पाई बाई 4 पहले मैं क्या करूंगा, एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर और इंटू डी एल। फिर क्या करेंगे, पाई बाई 4 डी के रेस्पेक्ट में तो 2d इंटू एल, और फिर दोनों साइड में क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये डेरिवेशन आपको ऑलरेडी पहले करवाए जा चुके हैं। तो ये v हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल और पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। अब देखो ये कैंसिल हो गया, डी एल अपॉन एल क्या बन गया, एप्सिलॉन एल। एल से एल कैंसिल, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, डी से ये कैंसिल, और यहाँ पे डी डी भी आएगा, चेंज इन डायमीटर, ठीक है, 2 टाइम्स। इसी फॉर्मूले का हम फायदा उठा सकते थे जो हमने पीछे किया था, वो वाला स्फीयर वाला। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई डी बाई 2 का क्यूब। तो यहाँ पे डायमीटर की पावर 3 है, तो जब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखूंगा तो 3 टाइम्स एप्सिलॉन डी हो जाएगा। तो 3 टाइम्स एप्सिलॉन डी क्या होता है, d2 माइनस d1 अपॉन d1। ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे इस प्रिंसिपल को यूज करके, इस प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 49th क्वेश्चन। A rod of length L is hanging vertically and carries a load P। भैया सवाल एग्जाम में जैसा सवाल आएगा सारा करना पड़ेगा, हम ये नहीं लिख कर आएंगे अरे मास्टर साहब कैसा पेपर बनाया, सवाल में दम ही नहीं था, पेपर में दम ही नहीं था। और जब DFCCIL जैसा पेपर आ जाए फिर कह रहे दम निकल गया दम निकल गया। भैया हर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको हर तरीके के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए। भाई साहब याद रखिएगा, अननोन क्वांटिटी में साइन नहीं देते हैं, वहां पर आप एल्जेब्रिक वैल्यू पॉजिटिव करके लिखोगे, एल्जेब्रिक वैल्यू पॉजिटिव करके रखोगे, बाद में वो नेगेटिव जो आना होगा वो वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 10th फिजिक्स से आपको पढ़ाया जाता है हमेशा कि अननोन क्वांटिटीज में कभी भी साइन नहीं दिया जाता। A rod of length L is hanging vertically। अब बल्कि मैं सही बताऊं तो जो डिफिकल्ट पेपर आते हैं उनमें डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता। अब 200 के नोट का साइज क्या होता है किसी को नहीं पता, वहां पर ढूंढ ढूंढ कर जो बंदा इजी सवाल निकाल के ले जाता है। 2 तरीके के बच्चे, कुछ तो आता है डिप्रेशन में आके बैठ गया यार कैसा पेपर बनाया, कुछ बच्चे होते हैं पेपर जैसा भी है उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना देते हैं, वो सिलेक्शन ले जाते हैं। चलिए, a rod of length L is hanging vertically and carries a load P at the bottom। तो एक रॉड है, इसको वर्टिकली हमने हैंग किया है और यहां पर P लोड लगाया। इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड बी W, ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ, देन द टेंसाइल फोर्स इन द रॉड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट से y डिस्टेंस पर, यहां से y डिस्टेंस पर आपसे फोर्स पूछा है, तो बेटा ये कितना बचा L माइनस वाई। तो सिंपल सी बात है, P तो पूरे पर लगेगा और इतनी रॉड का वेट क्या हो जाएगा, 1 मीटर का है W, तो इतने का क्या होगा W इंटू L माइनस वाई। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, D हो गया।
सही है। चलिए ये क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी पूरी और ओवर टाइम भी हो गया, बट इस सवाल को कर लो जल्दी से। A prismatic bar ABC is subjected to an axial load of 25 kilonewton. The reactions RA and RC. यहाँ पर 25 का लोड लगाया है तो A पर और C पर रिएक्शन आपसे पूछी है, तो RA बराबर कितना रहेगा 25 गुणा दूसरी साइड की डिस्टेंस यानी कि 3L अपॉन टोटल डिस्टेंस 5L। ठीक है, तो L से L गया 55 25 5 3 15, और अगर ये 15 आ गया तो RB जो आ जाएगा वो आपका RC जो आ जाएगा, सॉरी C आपके पास आ जाएगा 10, C आ जाएगा 10। ठीक है, बट ये आपका क्या होगा टेंसाइल तो पॉजिटिव, और C जो होगा आपका कंप्रेसिव यानी कि निगेटिव। ठीक है, तो +15 -10 +15 -10 ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो प्लस माइनस लिया गया है वो ऐसा माना गया है कि जो राइट साइड है उसको पॉजिटिव माना है और जो लेफ्ट साइड है उसको निगेटिव माना है ना। देखो इसको प्लस लिखा है तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन निगेटिव। अब देखो यहां पर कंप्रेसिव ये भी लेफ्ट में लगेगा और ये टेंसाइल ये भी लेफ्ट में लगेगा, इसने दोनों की वैल्यू निगेटिव वाली लोगे, दोनों की वैल्यू क्या लोगे निगेटिव। 9 -15 और -10, आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया। चलिए पीडीएफ भैया अब बाद में मिलेगी आपको, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, मुझे कहीं जाना है जल्दी से। हाँ, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव।